नमस्कार। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। पर क्या हो जब अनुभव ही परंपरा बन जाए, एक ऐसी परंपरा जो हर पीढ़ी में दोहराई जाए, ज्ञान को जिंदा रखते हुए। ये सोच हमें सीधे जापान ले जाती है, जहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। हम बात कर रहे हैं इसे जिगु की, जापान के सबसे प्रतिष्ठित शिंतो तीर्थ की। आज हम इसे जिगु की एक, आप कह सकते हैं, लगभग 1300 साल पुरानी परंपरा पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। शिकिनेन सेंगु ये वो प्रक्रिया है जिसमें हर 20 साल में पूरा तीर्थ परिसर, मतलब उसकी सारी 125 इमारतें, उन्हें गिराकर बिल्कुल वैसा ही दोबारा बनाया जाता है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, एक पवित्र जगह को बार बार बनाना और मिटाना। हमारी आज की ये विस्तृत बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है, और हमारा मकसद है इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे के कारण, इसकी जो जटिल प्रक्रिया है, इसका सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व और हाँ, इसका दर्शन, उसको समझना। ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण हो ही सकती है, खासकर मेंस के लिए, पर मुझे लगता है ये आम जानकारी के लिहाज से भी उतनी ही दिलचस्प है। तो सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जिसे स्थायित्व का प्रतीक होना चाहिए, उसे जानबूझकर अस्थायी बनाया जाता है। ये वाकई हमारी सोच को चुनौती देती है स्थायित्व और नवीनीकरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इसे जिगु आखिर है क्या? इतना महत्व क्यों है इसका? जी, इसे जिगु को जापान का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण शिंतो तीर्थ माना जाता है। ये मी प्रांत में है, जापानी आल्प्स के घने जंगलों के बीच। पास में इसुजु नदी बहती है। पूरा माहौल ही बहुत शांत और पवित्र लगता है वहां का। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि जापानी संस्कृति और आध्यात्म का एक अहम केंद्र है। और यहाँ मुख्य देवता कौन है? देखिए, यहाँ दो मुख्य परिसर हैं, नाइकू यानी भीतरी तीर्थ और गेकु बाहरी तीर्थ। नाइकू ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वो सूर्य देवी अमातेरासु ओमिकामी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ करीब 2000 साल से भी ज्यादा समय से हैं, और अमातेरासु को जापानी शाही परिवार का पूर्वज भी मानते हैं। तो इससे इसका राष्ट्रीय महत्व और भी बढ़ जाता है। अच्छा। और गेकु जो है, वो खाद्य और कृषि के देवता तोयू के नो ओमिकामी को समर्पित है। तो ये तो हुई इसे जिगु की बात। अब आते हैं उस परंपरा पर जिसने इसे इतना अनोखा बनाया है, शिकिनेन सेंगु। हर 20 साल में पुनर्निर्माण। ये होता कैसे है असल में? क्या है ये प्रक्रिया? शिकिनेन सेंगु का जो मूल सिद्धांत है, वो सरल है पर गहरा है। हर 20 साल में एक तय समय पर इसे जिगु की सभी 125 इमारतें, इसमें मुख्य मंदिर, छोटे मंदिर, पुल, दरवाजे सब शामिल हैं, उन्हें पूरी तरह से गिरा दिया जाता है। पूरी तरह से? हाँ। मतलब बिल्कुल जमीन से? ये तो हम तो पुरानी इमारतों को बचाने की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, शून्य से। और फिर ठीक बगल में खाली जगह होती है, वैकल्पिक साइट। वहां पर उन्हीं इमारतों को हूबहू उसी पुरानी शैली और तकनीक से बिल्कुल नकल की तरह दोबारा खड़ा किया जाता है। ये दो सटी हुई जमीनों पर बारी बारी से होता है? एक बार पूर्व वाली पर तो अगली बार पश्चिम वाली पर। और ये सिलसिला, जैसा आपने कहा, लगभग 1300 साल से चला आ रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा और खर्चीला काम लगता होगा। कितना वक्त और पैसा लगता है इसमें? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी परियोजना है। एक अंदाजा है कि एक बार के पुनर्निर्माण में करीब $390 मिलियन, मतलब लगभग 55 बिलियन येन खर्च हो सकते हैं। बाप रे। और इसे पूरा होने में सिर्फ बनाने का नहीं, बल्कि योजना बनाने से लेके लकड़ी जुटाने, सारे अनुष्ठान करने और फिर बनाने तक करीब 9 साल लग जाते हैं। 9 साल? एक ऐसी इमारत बनाने में जिसे 20 साल बाद फिर गिरा देना है? ये परंपरा शुरू कब हुई थी आखिर? इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। अभी हम 63वें पुनर्निर्माण चक्र में हैं। कोगाकन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोबोरू ओकाडा के अनुसार पहला जो लिखित प्रमाण मिलता है शिकिनेन सेंगु का, वो महारानी जितो के शासनकाल में 690 ईस्वी में हुआ था। 690 ईस्वी? मतलब 13 सदियों से ज्यादा पुरानी बात है ये। जी हाँ। अविश्वसनीय। अच्छा, तो ये निर्माण प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? लेख में लकड़ी काटने की एक खास रस्म का जिक्र था। हाँ, प्रक्रिया की शुरुआत ही बहुत अनुष्ठानिक होती है। एक खास रस्म है मिकीहिरी शिंजी, यानी पवित्र पेड़ काटना। शिंतो पुजारी पूरी देखरेख करते हैं। सफेद कपड़े पहने लकड़हारे होते हैं, कुशल। वो चुने हुए 2 बड़े पुराने हिनोकी सरू के पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ियां चलाते हैं, और वो भी ऐसे कि एक साथ 3 तरफ से चोट पड़े। ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं है, ये प्रकृति से अनुमति लेना, सम्मान देना है। एक पवित्र काम है।
और इसमें कारीगर कैसे शामिल होते हैं? क्या कोई खास तरह के हुनर की जरूरत होती है? बिल्कुल। इसमें देश के सबसे अच्छे कारीगर शामिल होते हैं। बढ़ई, जिन्हें मियाँ दाईकू कहते हैं, लकड़हारे, छत बनाने वाले, धातु का काम करने वाले, सब विशेषज्ञ होते हैं। और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें, क्वालिटी एकदम बेहतरीन हो। भले ही इमारतें 20 साल के लिए हों, पर बनती पूरी श्रद्धा और सटीकता से हैं। इसमें वो पुरानी जापानी तकनीक इस्तेमाल होती है, जैसे लकड़ी को जोड़ने के लिए कीलों की जगह खास तरह के जोड़ बनाना। ये जो हुनर या कौशल को आगे बढ़ाने वाली बात है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। 1300 साल तक एक ही तकनीक को जिंदा रखना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने। ये शिकिनन संगू का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शायद सबसे अहम जो पारंपरिक तकनीकें हैं बनाने की, वो शायद कहीं लिखी हुई भी पूरी ना हो। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती हैं, उस्ताद से शागिर्द तक काम करते हुए। ये जो 20 साल का चक्र है, ये पक्का करता है कि हर पीढ़ी को इसमें हिस्सा लेने का और ये हुनर सीखने का मौका मिले। अगर ये 50 या 100 साल का होता, तो शायद ये ज्ञान कब का खत्म हो चुका होता। ये असल में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बचाने का एक जीता जागता उदाहरण है। इमारतों के अलावा और क्या-क्या बनता है इस प्रक्रिया में? हाँ, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। इसके साथ साथ तीर्थ में इस्तेमाल होने वाली 1500 से ज्यादा चीजें, जिन्हें गोशिम्पो कहते हैं, पवित्र वस्त्र, तलवारें, गहने, दूसरी रस्मों की चीजें, उन्हें भी या तो हूबहू बनाया जाता है या नया किया जाता है। और इस पूरे 9 साल के दौरान करीब 33 अलग-अलग त्योहार और समारोह भी होते हैं। तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है। और ये जो अभी वाला चक्र चल रहा है, ये कब पूरा होगा? कैसे? ये 63वां चक्र है। ये अब अपने आखिरी दौर में है। इसका समापन होगा अक्टूबर 2033 में। एक खास और सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है सिंगू। उस रात बहुत ही गोपनीय तरीके से मुख्य देवता अमातेरासु ओमिकामी की जो पवित्र उपस्थिति है, जिसे शिंताई कहते हैं, अक्सर एक आईने के रूप में, उसे पुराने मंदिर से नए ताजे बने मंदिर में ले जाया जाएगा और तब नया मंदिर सक्रिय हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया बहुत भव्य, जटिल और श्रद्धा से भरी हुई लगती है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर ऐसा करते क्यों है? क्यों हर 20 साल में इतनी मेहनत, इतना खर्चा, सब तोड़कर फिर से बनाना? इसके पीछे क्या सोच है? लेख में एक विरोधाभास का भी जिक्र था। हाँ, वो विरोधाभास सोचने लायक है। जब पुजारी जगह को पवित्र करते हैं, तो लकड़ियां ले जाने वाले मजदूर नारे लगाते हैं, 1000 साल के लिए इमारत, 10,000 साल, 10 लाख साल और हमेशा के लिए, ये जानते हुए भी कि ये इमारतें तो बस 20 साल ही टिकेंगी। तो फिर क्या मतलब है इसका? क्यों ये नश्वरता में अमरता का नारा? इसकी कई वजह बताई जाती हैं। मियोरी इनाटा, जिन्होंने इस पर काफी काम किया है, किताब भी लिखी है, आइसे जिंगू सीकिंग दी इटर्नल, वो कुछ थ्योरीज बताती हैं। एक तो ये कि क्या पुराने जमाने में ये 20 साल का समय चावल को स्टोर करने की शेल्फ लाइफ से जुड़ा था? हो सकता है ये किसी व्यवहारिक जरूरत से शुरू हुआ हो। और दूसरा सिद्धांत जो जीवन चक्र से जुड़ा है। हाँ, दूसरा सिद्धांत इसे इंसान की उम्र के पड़ावों से जोड़ता है। 20 साल, जन्म से जवानी, जवानी से अधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा या अगली पीढ़ी का आना। ये जीवन की लय, उसके नवीनीकरण, उसकी निरंतरता को दिखाता है, जैसे प्रकृति का चक्र। एक पुजारी का नजरिया भी बताया गया था लेख में, वो क्या कहते हैं? जी, यूसुके कवानिशी, वो शिंटो पुजारी हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर के छोटे मॉडल बनाता है। वो इसका एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलू बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सीधे सीधे इंसानी जीवन चक्र से जुड़ा है। 20 साल मतलब एक पीढ़ी। जो एक निर्माण में युवा कारीगर होता है, वो अगले में अनुभवी बन जाता है और तीसरे में शायद अपने पोते पोतियों को काम करते देखता है। ये लोगों को समय के बहाव से जोड़ता है। लेकिन अपनी मेहनत से बनाई इतनी सुंदर इमारत को 20 साल में टूटते देखने का दुख नहीं होता? कामानिशी बताते हैं कि दुख से ज्यादा एहसास होता है आभार का और नवीनीकरण की इच्छा का। सोच ये होती है कि 20 साल हो गए, अब हमारे देवता एक सुंदर, ताजे, पवित्र नए घर में रहने के हकदार हैं। ये देवता के प्रति श्रद्धा और पवित्रता बनाए रखने की इच्छा है। शिंतो धर्म में सफाई, पवित्रता का बहुत महत्व है। ये पुनर्निर्माण उसी भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धि को पक्का करता है। ये एक तरह से बौद्ध धर्म के मुजो यानी अस्थायित्व को स्वीकार करना और नवीनीकरण को उत्सव की तरह मनाना है। तो मतलब ये सिर्फ इमारतों को नया करना नहीं है, बल्कि इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। बिल्कुल, कई परतें हैं इसमें। एक तो ये शाश्वत नवीनीकरण का प्रतीक है, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। दूसरा, कौशल और ज्ञान का हस्तांतरण,
ये अमूर्त विरासत को जिंदा रखने का अनोखा तरीका है। तीसरा, पवित्रता बनाए रखना, जो शिंटो का केंद्र है। ऐसा मानते हैं कि इससे देवता की शक्ति भी ताज़ा होती है। मियोरी इनाटा का वो अनुभव जो आपने बताया, वो इस भावना को अच्छे से पकड़ता है। हाँ, वो लिखती हैं कि जब उन्होंने 2013 का सिंगू समारोह देखा तो उन्हें लगा कि वो वही रस्में, वही माहौल महसूस कर रही हैं जो 1300 साल पहले हुआ होगा और जो हर 20 साल में दोहराया गया है और भविष्य में भी होता रहेगा। ये समय को एक सीधी रेखा में देखने के बजाय उसे एक चक्र की तरह महसूस करने जैसा था। परंपरा की एक जीती जागती अटूट धारा का हिस्सा होने का एहसास। क्या ये 1300 साल का सफर हमेशा बिना रुकावट चला है? कभी ये परंपरा रुकी भी? हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूक्यू लिपिट के अनुसार यह परंपरा अपने लंबे इतिहास में 2 बार रुकी है। पहली बार 15वीं-16वीं सदी में जब जापान में गृह युद्ध चल रहे थे, खासकर ओनिन युद्ध। तब देश में बहुत अस्थिरता थी, संसाधन नहीं थे। करीब 120 साल तक ये रोका रहा। अच्छा, और दूसरी बार? दूसरी बार दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। तब भी जापान की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हालात ठीक हुए, इस परंपरा को फिर से पूरी तरह शुरू किया गया। इससे पता चलता है कि ये जापानी संस्कृति में कितनी गहरी बसी हुई है। प्रोफेसर लिपिट ये भी बताते हैं कि इसे जिगु का इस परंपरा को जारी रख पाना इतना खास क्यों है? हाँ, वो कहते हैं कि इस तरह के नियमित, महंगे और मेहनत वाले नवीनीकरण चक्र को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। समय के साथ जोश कम हो सकता है, प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, कारीगर कम हो सकते हैं। इतिहास में जापान के कई और बड़े मंदिर थे, जैसे कासुगा ताइशा या कामू श्राइन, जहां ऐसा होता था पहले, पर वो अलग अलग वजहों से बंद हो गया या अनियमित हो गया। इसे लगभग बिना बदले इतने लंबे समय तक चलाना ही इसे अद्वितीय बनाता है। ये सारी बातें काफी दिलचस्प हैं और सोचने पर मजबूर करती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो हमारे यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खास हो सकता है। वो इसे अपनी तैयारी से कैसे जोड़े? देखिए, ये विषय यूपीएससी के सिलेबस के कई हिस्सों से जुड़ता है, खासकर जीएस पेपर 1, जिसमें कला, संस्कृति, विरासत आती है, और निबंध के लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है। इसमें कई महत्वपूर्ण थीम्स हैं, जैसे निरंतरता बनाम परिवर्तन, कैसे कोई समाज अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखते हुए भी बदलता है। यहाँ परंपरा शिकिनिन संगु तो जारी है, पर इमारत हर 20 साल में बदल जाती है। हाँ, ये तो है। फिर मूर्त बनाम अमूर्त विरासत, इमारतें मूर्त तो नष्ट हो जाती हैं, पर उन्हें बनाने का ज्ञान, हुनर, तकनीक, रस्में, अमूर्त विरासत, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बचाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और परंपरा और आधुनिकता का भी मेल दिखता है इसमें। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक पुरानी धार्मिक परंपरा आज के जमाने में भी चल सकती है, फल फूल सकती है, और कैसे पारंपरिक हुनर आधुनिक प्रबंधन के साथ काम कर सकते हैं। और शिल्प कला का महत्व भी है। आज जब सब कुछ मशीन से बनता है, ये कारीगरों के हुनर, उनके धैर्य, उनकी बारीकी का सम्मान है। और वो समय वाली बात। हाँ, समय की चक्रीय प्रकृति। पश्चिम में हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, पर यहाँ पूरब में, खासकर शिंतो और बौद्ध धर्म में, समय को एक चक्र की तरह देखा जाता है, जहाँ अंत ही एक नई शुरुआत है। और इसमें सामुदायिक भागीदारी भी है। ये सिर्फ पुजारियों या कारीगरों का काम नहीं, इसमें पूरे समुदाय बल्कि पूरे राष्ट्र का गर्व और भागीदारी जुड़ी होती है। ये परंपरा जापानी सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में क्या खास बताती है? ये कुछ गहरे जापानी मूल्यों को दर्शाती है, जैसे मोनो नो अवारे, यानी चीजों के नश्वर होने का सौंदर्य, उनके गुजर जाने का एक मीठा सा दर्द। दूसरा, पवित्रता का बहुत ज्यादा महत्व। तीसरा, नवीनीकरण में गहरा विश्वास। और चौथा, प्रकृति के साथ तालमेल, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजें ही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो परीक्षा के नजरिए से अभ्यर्थी से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जीएस पेपर 1 ने संस्कृति और विरासत वाले हिस्से में विश्व विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं पर लिखने के लिए अच्छा उदाहरण है। भारतीय मंदिरों से तुलना भी की जा सकती है। निबंध में परंपरा और आधुनिकता, विरासत संरक्षण, समय की अवधारणा, बदलावी स्थायी है, हुनर का महत्व, सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर ये एक मजबूत केस स्टडी बन सकता है। और प्रीलिम्स में भी तथ्य पूछे जा सकते हैं। शिकिनिन सेंगु कहाँ से है, इसे जिगु कहाँ है, देवता कौन है, चक्र कितने साल का है, वगैरह। ये तो बहुत ही विस्तृत और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा रही। तो संक्षेप में कहें, आज हमने इसे जिगु की 1300 साल पुरानी शिकिनिन सेंगु परंपरा को गहराई से समझा। एक अविश्वसनीय रूप से जटिल, महंगी, समय लेने वाली प्रक्रिया, जिसके पीछे शाश्वत नवीनीकरण, अमूर्त कौशल का हस्तांतरण और आध्यात्मिक पवित्रता का गहरा दर्शन है।
और ये हमें ये भी सोचने को कहता है कि शायद असली अमरता पत्थर की इमारतों में नहीं, बल्कि ज्ञान, हुनर, भावना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की इच्छा के लगातार बहने में है। बिल्कुल। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं ऐसे जिगू की, कि ये प्रथा हमें स्थायित्व, परंपरा और इस तेजी से बदलती दुनिया में ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है। क्या हम ये समय समय पर नवीनीकरण और नए सिरे से शुरुआत के विचार को अपने जीवन में, अपने समाज में या अपने काम में कहीं लागू कर सकते हैं? हमें उम्मीद है कि ये गहन चर्चा जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी, खासकर हमारे यूपीएससी अभ्यर्थियों और बाकी सभी श्रोताओं को। हम इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण विषयों का आलोचनात्मक विश्लेषण आप तक लाते रहते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।